जी नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको ब्रेक के बाद। और बेसिकली जहाँ पर हमने स्टॉप किया था वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर निदा आप बता रही थी पेशेंट्स के हवाले से। जी मैं बता रही थी कि अगर हमारे एक घुटने में दर्द होता है तो हम ऑटोमेटिकली दूसरे घुटने पे अपना जोर डाल के चलना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा, जब आप दो घुटने का जो आपको वेट आपको एक घुटने पे डालेंगे तो आपका जो सही घुटना है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह के पेशेंट्स को उनका वॉकिंग पैटर्न सही कराते हैं। उनके नी का, एंकल का, हिप का सारा पैटर्न ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब जोड़ आपके ख़राब होंगे आप उस पर वेट नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नियर बाई जॉइंट्स होंगे, दूसरी टांग का जॉइंट्स होगा, आप उस पर वेट डालेंगे। इससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी की बायो मैकेनिक्स खराब हो जाएगी। जो फोर्सेस लगेंगी वो ज़्यादा लगेंगी, आपके जोड़ ज़्यादा काम करेंगे। जब जोड़ ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी बोन ज़्यादा जल्दी डैमेज होना स्टार्ट करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सरसाइजेस का मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप बेसिकली खुद परफॉर्म करवाते हैं, तो क्या खवातीन एक्सरसाइजेस खुद घर पे भी कर सकती हैं? जी बिल्कुल। हम हमारे पास जितने भी खवातीन मेल आए, फीमेल्स आए, जो जिस भी तरह के पेशेंट्स आए, कुछ टाइप के एक्सरसाइजेस जो फिजियोथेरेपिस्ट करवाते हैं, जो टेक्निक्स हैं, और कुछ एक्सरसाइजेस जो हम खुद करवा भी रहे होते हैं, पेशेंट को रिकमेंड भी कर रहे होते हैं होम मैनेजमेंट प्रोग्राम में। तो वो खुद से कर सकते हैं बेसिकली? हर पेशेंट को होम एक्सरसाइजेस प्रोग्राम बताया जाता है, ठीक है, जिससे वो खुद से कर सकता है। तो उसमें रॉन्ग डायरेक्शन में कुछ और तो नहीं हो सकता कि पोजीशन क्या हो, एंकल की पोजीशन क्या हो, बेसिकली एल्बो की पोजीशन क्या हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती? इसमें हम अपने पेशेंट्स को, जब वो हमारे पास एक्सरसाइजेस करता है, जब वो फिजियोथेरेपी ले रहा है 1 वीक या 10 डेज, इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन, तो इसके हिसाब से हम उनके एंगल सबसे पहले सही करवाते हैं। पहले पेन सही करते हैं, उसके बाद उनके मसल्स पे काम करते हैं, फिर उनके एंगल्स पे काम करके तो हम उनको बोलते हैं आप ये घर पे कर सकते हैं। हम उनको प्रॉपर टीच करते हैं सारा पैटर्न है इस चीज़ का। चलें ठीक है, ओके। डॉक्टर तारिक, आपसे पूछना चाहूँगी कि हड्डियों में जो भुरभुरापन आ जाता है तो उसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि वो मेन रीज़न होता है पेन का कि वीक होना शुरू हो जाती हैं, किस तरीके से उसको ओवरकम किया जा सकता है? हड्डियों का भुरभुरापन जो है ये इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके कई स्टेजेस हैं। जैसे पहले होता है ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया का मतलब है कि बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो गया। इसका जब हम लेते हैं रेडियोग्राफ यानी एक्सरे लेते हैं, इनिशियल स्टेज होती है बेसिकली, इनिशियल स्टेज होती है, कैल्शियम का खराबी शुरू हो गई है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपेनिया। वो हमें पेशेंट का जो बोन है वो ब्लैक नजर आए, काला नजर आएगा। अच्छा, इसका जो अगला स्टेज है फिर वो ऑस्टियोपोरोसिस में पेशेंट चला जाता है। एक्सटर्नल क्या सिग्नल होगा बेसिकली? आप तो उसको डायग्नोस करेंगे, प्रॉपर देखेंगे कि आपको बोन किस कलर में नज़र आ रहा है, तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसका इनिशियल स्टेज वो स्टार्ट हो गया? क्या उसको पेन होना स्टार्ट होगा या क्या कैल्शियम की कमी का? ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये बेसिकली ये ओल्ड एज की बीमारी है। ये यंग लोगों में बहुत कम होती है, कम चांसेस होते हैं। ख़वातीन में अमूमन 45 साल के बाद ये आती है और मर्दों में ये 60 साल के बाद इसके कैल्शियम की कमी के चांसेस होते हैं। ठीक है। इससे पहले इस बीमारी के जो चांसेस होते हैं वो किसी दूसरे रीज़न से रिलेटेड होते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, वो उसकी कोई सर्जरी हुई है या उसको कोई ट्रामा हुआ है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस है वो होता है कैल्शियम की कमी, अपटेक की कमी की वजह से, यानी कैल्शियम हड्डियों में अभी आ नहीं रहा। तो जैसे ख़वातीन में होता है कि उसमें कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो जब मेनोपॉज हो जाता है तो हार्मोन्स का जो एक लेवल है वो इस तरह से हो जाता है कि अब जो है वो कैल्शियम जो है बोन के अंदर नहीं आ रहा, तो उनकी बोन्स जो है वो खुद ब खुद वीक होना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर जो हमारे ऑर्थोपेडिक में जब हम जाते हैं, वार्ड्स में जाते हैं, तो हमारे पास ज़्यादातर ख़वातीन जो फीमर की फ्रैक्चर के साथ आती है, यानी ताई बोन की फ्रैक्चर के साथ आती है, वो ज़्यादातर फीमेल होती है। और उस फ्रैक्चर की वजह ये होती है कि वो जो उनके एज उनका 50, 55, 52 इतने ये साल उनकी उम्र होती है, और वो अक्सर थोड़ा सा बाथरूम में या कहीं पे पाँव फिसलने की वजह से उनके ये बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है। तो वो गिरने का उसमें कम होता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का उसमें दखल ज़्यादा होता है क्योंकि वो हड्डी कमज़ोर होती है। लेकिन मर्दों में ये चीज़ नहीं होती। मर्दों के में अगर आप जाओगे मेल साइड पे, अब ट्रामा में चले जाओगे, ट्रामा के वार्ड में, ट्रामा के यूनिट में, तो वो आपको ऐसे मिलेगा कि वो बाइक का एक्सीडेंट है, वो गाड़ी का एक्सीडेंट है, वो कहीं दूसरी तीसरी मंजिल से गिर चुका है, तो वो आपको पेशेंट मिलेगा जिसका रान के या फीमर की हड्डी फ्रैक्चर है। लेकिन वुमेन में आपको बिला वजह कोई पेशेंट जो है वो मामूली से जो है गिरने से जो है उसमें ये चांसेस होते हैं। तो ये एक हार्मोनल का एक फैक्टर इसमें आ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जब किसी पेशेंट को हो जाता है तो इसका एक ये है कि पता तो ये इससे चलता है कि पेशेंट को पेन होता है, उस जॉइंट पे, उस पार्ट ऑफ द बॉडी पे पेन होता है, और ओवरऑल हेल्थ जो है ना ये डाउन होती है।
ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट में ये पता चलता है कि ओवरऑल उठते बैठते प्रॉब्लम होती उसके होगी। उठने बैठने प्रॉब्लम, दर्द होता है, चलना फिरना मुश्किल होता है, और जनरलाइज्ड हेल्थ से उसका लग रहा होता है कि उसकी हेल्थ कमज़ोर होती है। सही। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इस पेशेंट को यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस है। फिर एक सिंपल एक्सरे करने से उसका पता चल जाता है, और उसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए हम उसका एक कैल्शियम का एक टेस्ट करते हैं कि आप ब्लड में जो है सीरम कैल्शियम और सीरम विटामिन डी, ये 2 लेवल आप करा के ले आओ। तो वो जब उस लेवल से पता चलता है कि इस पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। अब उसको फिर सही करने के लिए डॉक्टर उसको विटामिन डी के इंजेक्शंस देते हैं या विटामिन डी की टैबलेट्स देते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं, ताकि वो 2 महीने 3 महीने तक वो दवाई ले ले। अच्छा, फिजियोथेरेपी में ये है कि ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट जब एक दफ़ा डायग्नोज हो जाता है कि इस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, तो तशख़ीस की बात यह है कि उसको एक एक्सरसाइज प्रोग्राम है। इसका एक्सरसाइज प्रोग्राम मैं नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पर बता दूं कि अलग है, दूसरी एक्सरसाइजेस की तरह नहीं होता। ऑस्टियोपोरोसिस की एक्सरसाइज होते हैं रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज, यानी वो किसी वज़न के साथ होते हैं। अगर अपर लिम्स में हम करें तो वो जैसे हम एल्बो बाइसेप्स डंबल्स के साथ करते हैं, तो उन डंबल्स के साथ पेशेंट की सेहत को देख के, उसकी उम्र को देख के 1 किलो 2 किलो उसको वो डंबल पकड़ाते हैं, या एंकल वेट्स उसको पकड़ाते हैं, और उसकी मुख्तलिफ मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए वो फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करता है कि ये मसल्स, ये पेशेंट किस पोजीशन में लेट के बैठ के वो उसको स्ट्रेंथन कर सकता है। तो जो लोग प्रॉपर जिम जा रहे होते हैं उनके अंदर चांसेस कम होते हैं, जो ऑलरेडी एक्सरसाइज को लेकिन ये मैंने जैसे आपसे कहा कि ये एज रिलेटेड डिजीज है, तो उस एज में फिर ये लोग तो जिम नहीं जाते। हमारे यहाँ 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग तो जिम नहीं जाते, तो बीमारी 50 साल के बाद की है। अगर कोई शख्स शुरू से जा रहा है और वो स्टार्ट से, यानी यंगस्टर जो उसकी यंग एज थी, वो प्रॉपर उसने जिमिंग में, तो उस कोई फर्क नहीं आएगा उस चीज का, बिल्कुल फर्क आएगा, उसको बिल्कुल फर्क आएगा। उसको ऑस्टियोपोरोसिस के चांस कम हो गए। जितने आपके मसल स्ट्रांग होंगे, जितने आपकी एक्सरसाइज होगी, आपके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम होते हैं। 2 चीज़ें मेन है, एक थे डाइट है, एक एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज भी करते हो, साथ में आप डाइट, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आप अगर डाइट प्रॉपर नहीं लेते, आप कैल्शियम आप उसको खर्च तो कर रहे हैं, ले नहीं रहे, तो आपके जिस्म में उसकी कमी हो जाएगी। तो उसको आपने इंटेक भी करना है, दूध पीना है। जो लोग जिम में जाते हैं तो जिम में उनको बताते हैं कि आप दूध ज़्यादा पिया करें, नहीं तो आपका जिम जाना बेकार है। प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक करें, प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक करें। अगर आप ये नहीं करते और आप एक्सरसाइज करते जा रहे हो तो आप कमज़ोर हो जाओगे, आप एक्सरसाइज का फिर आपको फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपने अपनी मसल्स को बिल्डअप करना है, तो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट के असल में हम मसल्स को बिल्डअप करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, और उसकी वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज होती है। उसमें से एक मैं आपको उसका एक फार्मूला, उस एज के लेवल में पॉसिबिलिटी है कि वो एक, मतलब एक दुनिया का निज़ाम ही ऐसा है कि उस टाइम पे आपके मसल्स ने वीक होना ही है, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ बेहतरी आ जाती है इन एक्सरसाइजेस से उस टाइम पे, अगर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसको हिस्सा बनाएं। ये एज इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे एक मैं एज रिलेटेड कह रहा हूँ, लेकिन ये 80-90 साल वाली बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि पेशेंट कमजोर हो जाते हैं, वो आप 70-80-90 साल वाली बात कर रही है। मैं 50 से ऊपर, आजकल के दौर में 50 से ऊपर 50 से 70 की, तो लोगों में बहुत स्टेमिना होता है। 50 साल जो है, अभी जो नया WHO का एक आया हुआ है कि यंग जो है ना, वो 65 ईयर्स तक बंदा यंग होता है, उन्होंने उसको ओल्ड से निकाला हुआ है। अच्छा। तो ये काफ़ी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उसकी मसल्स में डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं। लेकिन पहले के दौर और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होते थे एज कम्पेयर टू नाउ, क्योंकि अब लोगों ने फिजिकल एक्टिविटीज इतनी करना छोड़ दी है। बिल्कुल, लोगों ने फिजिकल एक्टिविटीज छोड़ दी है। लोगों के पास कन्वेंस के वसाइल है, लोग अपने घर के दरवाजे से गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस में उतरते हैं, पैदल नहीं जाएंगे। यही वजह है कि एक्टिविटी लोगों की कम है। इस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस की और दीगर हड्डियों की बीमारी के चांसेस ज़्यादा हो गए, और अब जो है लोग ज़्यादा मसाइल के शिकार है और ज़्यादा हेल्थ रिस्क पे है, उनके सेहत जो है वो रिस्क पे है। तो उसको बेहतर करने के लिए कि लोग एक्सरसाइजेस की तरफ आएँ, लोग एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट है, अपने लिए एक ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम ले लें। वो उसको बताएंगे कि आपने किस तरह से एक्सरसाइजेस एक मसल्स पे आपने उसकी सेटिंग्स होती है, 8 सेटिंग करनी होती है, और स्टेमिना देखना होता है कि पेशेंट कितनी देर तक कर सकता है। उसको एक पेशेंट है वो आधा घंटा एक्सरसाइज कर सकता है, दूसरा है वो 10 मिनट कर सकता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि आपने इतनी एक्सरसाइज करनी है, और इसके बाद आपने जैसे जैसे वो हमारे साथ आगे जा रहा होता है तो पेशेंट की एज को, सेहत को, स्टेमिना भी बढ़ता रहेगा। स्टेमिना भी बढ़ता रहेगा। क्या उसके साथ कोई और बीमारी तो नहीं है?
एक इंसान है उसमें बहुत सारे और बीमारियां हो सकती हैं, वो गुर्दे का मरीज़ हो सकता है, वो दिल का मरीज़ हो सकता है, उसके अंदर शुगर हो सकता है, उसके अंदर जो है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें पहले से रूल आउट करते हैं। जब हम फिजियोथेरेपिस्ट जब पेशेंट को असेसमेंट करता है तो वो उनसे पूछता है कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं। तो वो सारी कोमॉर्बिडिटी रूल आउट करके पहले से फाइल में लिख देते हैं। तो उस सारी चीज़ों को वो सामने रखकर फिर पेशेंट को एक्सरसाइज प्लान बताते हैं, उसको हम नीचे प्लान में लिखते हैं। पहले उसकी एक प्रॉब्लम लिस्ट बनाते हैं। हमारे यहाँ नोट्स लेने का एक तरीका होता है जिसको सोप नोट्स कहते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट प्लान। तो ये असेसमेंट पूरा करके पेशेंट्स का एक प्रॉब्लम लिस्ट बनता है कि इस पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स के हिसाब से अब उसकी हमारे ये गोल्स हैं और इन गोल्स के हिसाब से हम ये प्लान अप्लाई करते हैं और वो गोल्स अचीव करने की कोशिश करता है। अगर वो गोल्स शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स अगर अचीव नहीं होते तो अपना ट्रीटमेंट प्लान जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट एडजस्ट करता रहता है जब तक वो पेशेंट को जब तक रिक्वायर्ड हमारे रिजल्ट्स जो है हमारे हाथ नहीं आते। तो वो एक साइंटिफिक तरीके से मरीज को आगे लेके चलते हैं। सही। एक और चीज़ है कि जब घुटने के दर्द के हवाले से पूछूंगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके उठते बैठते हुए ज़मीन पे अगर वो बैठ के उठते हैं तो घुटने से एक आवाज़ निकलती है। तो बेसिकली उसका ये बहुत कॉमन है आजकल लोगों में। तो उसका क्या रीज़न है? उसमें वो एम्बैरेसमेंट भी फील कर रहे होते हैं कि, और वो यंगस्टर्स में भी मैंने देखी है। ये कंप्लेन अक्सर पेशेंट्स करते हैं, वजह क्या है इसकी? घुटने से आवाज़ आ रही है, गर्दन से आवाज़ आ रही है, मैं जब चलता हूँ या कमर में से आवाज़ निकल जाती है। बेसिकली आवाज़ जो है ये कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं है। इस तरह की आवाज़ें निकलना जो है ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर ये हाँ एक नॉर्मल है। अगर ये दर्द के साथ है, किसी और सिम्टम के साथ है, तो फिर इसकी जो है वो आप एक डॉक्टर से जो है वो आपको असेस करेगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, अगर आपके मसल्स सही है, आपको कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा, ऐसी कोई जॉइंट्स से, बाज़ जॉइंट्स जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उसमें से नेचुरली आवाज़ें निकल रही होती हैं, तो ये कोई बड़ा सिम्टम नहीं है। तो ये हड्डियों की वीकनेस की तरफ इशारा नहीं देता। आवाज़ निकलना कोई सिम्टम नहीं है। अगर दर्द है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वो एक सिम्टम है उसका। वो अगर अचानक से बिला वजह इस तरह कोई आवाज़ें निकल तो वो कोई बीमारी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है डॉक्टर तारिक। डॉक्टर निदा, आपसे पूछना चाहूँगी कि नसों का दर्द जो है वो बेसिकली क्यों होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जैसे नस पे नस चढ़ जाती है, लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग फेस कर रहे होते हैं, तो इसकी वजूहात क्या है और इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? बेसिकली नसों का पेन जो होता है उसका हम नर्व पेन। अच्छा डॉक्टर निदा, एक्चुअली हम अभी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से स्टार्ट लेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।